हेलो स्टूडेंट, आज मैं इलेक्ट्रोस्टैट में एक टॉपिक बता रहा हूँ कूलॉम्स लॉ के बारे में। कूलॉम्स लॉ से पहले थोड़ा सा एक चीज़ जान लेते हैं। आप जानते होंगे कि दो सिमिलर चार्ज होंगे, अगर दो सिमिलर चार्ज होंगे और दोनों रहेंगे तो दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इन दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है ना, इक्वल रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर दो सिमिलर चार्ज की बात हो गए तो हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं और दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, तो ये क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे अवे। और एकदम किधर लगेगा फोर्स, तो अलोंग द लाइन, ठीक है। अगर सिमिलर चार्ज हो गए, अगर सिमिलर चार्ज हो गए, अगर डिसिमिलर चार्ज है, मान लो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, अलोंग द लाइन लगाएंगे और अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो इसमें क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा और इसमें क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स, ये दोनों क्या लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स, और ये क्या लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स क्या है, ये तो आप हमको जानते हैं। उसके बाद ये भी आप जान रखें कि दोनों सिमिलर चार्ज है, मतलब कि मान लो ये दोनों सिमिलर चार्ज है, दिस इज Q1, दिस इज Q2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, Q1 Q2 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा इन दोनों के लिए। Q1 Q2 ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसके लिए क्या होगा, Q1 Q2 लेस देन 0। तो इसको भी आप याद रखें, इससे आपको बाद में इसका यूज आएगा, ठीक है। अब आते हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में। कूलॉम्स लॉ बोलता क्या है, पहला तो चीज़ आप ये जान ली कि कूलॉम्स लॉ होता क्या है। आप चार्ज के बारे में जान लिए कि सिमिलर चार्ज हो गया तो रिपल्सन, डिसिमिलर चार्ज हो गया या तो अट्रैक्टिव फोर्स करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कूलॉम्स लॉ क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। एक्सपेरिमेंटल लॉ है फर्स्ट, और ये एप्लीकेबल है फॉर पॉइंट चार्ज। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो कूलॉम्स लॉ है वो क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। एक्सपेरिमेंटल लॉ इन द सेंस क्या है, कूलॉम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये प्रोसेस को निकाला है कि दो पॉइंट चार्ज अगर आ गए, कुछ डिस्टेंस पे मिल गए, तो उनके बीच में कैसा बिहेव करेगा, कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव। तो उस चीज़ के बारे में वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके एक इक्वेशन निकाला है, उसके बारे वो इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल लॉ। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ बोलता क्या है कि फोर्स, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 Q2। बाय द वे आपके पास दो चार पॉइंट चार्ज हैं, दिस इज Q1, दिस इज Q2, ठीक है। तो इसमें जो होगा ना, और ये डिस्टेंस R डिस्टेंस पे, ठीक है, तो ये इसके डिस्टेंस, तो यहाँ पे ये फोर्स लगाएगा, इधर क्या फोर्स लगाएगा, F21, और इधर क्या लगेगा, F12, ठीक है। तो ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए कि F12 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू F21 का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो ये दोनों मैग्नीट्यूड फोर्स F के बराबर हो जाएगा। दोनों फोर्स, दोनों अपने एक दूसरे पे इक्वल अपोजिट फोर्स लगाएगा, क्लियर है। तो पहला तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया, Q1 Q2, मल्टीपल ऑफ Q1 Q2, फोर्स के चार्ज के मल्टीपल के। दूसरा फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस करने का मतलब ये है, इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्स लॉ भी बोलते हैं। इसको क्या बोलता है, इन्वर्स लॉ। अब ये दोनों हो गया, दोनों फोर्स ही हैं, फोर्स भी प्रोपोर्शनल है, तो हम इसे दोनों को मिलाकर क्या लिख सकते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2
या मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोर्स विच इज फॉर्म्ड बाय कूलम्ब्स। ठीक है, तो ये दो चार्ज अगर रहेंगे एक दूसरे के किसी भी डिस्टेंस पे, तो फोर्स जो होगा वो होगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोर्स फॉर 2 पॉइंट चार्ज। अब ये फोर्स जो हमेशा लगेगा, ये दो चीज़ याद रखेंगे, फोर्स जब भी होगा, फोर्स जब भी लगेगा तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज, फोर्स जो होगा, फोर्स होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरी पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इसको बोलते हैं, इसको कंजर्वेटिव फोर्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स भी बोल सकते हो आप। तो ये मतलब कि जब भी लगेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज, फोर्स किधर लगेगा? फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये इसको बोलते क्या है? इसे बोलते हैं फोर्स। फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। ये फोर्स को क्या बोलते हैं? ये जो फोर्स है इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कहने का मतलब है कि बाय द वे ये एक सर्कल है, एक चार्ज यहाँ पे है और इनके सारे पे एक चार्ज मान लो चार्ज है, तो यहाँ पे जो इसका जो रेडियस होगा ये r होगा। ठीक है, रेडियस होगा क्या होगा? r होगा। तो ये जो होगा फोर्स, इस तरह से इस पे चार्ज लगेगा तो इसका जो रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा फोर्स। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट इधर dx या ds। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर देखें तो इसी तरह से फोर्स और ds, तो जो पूरा वर्क डन है अगर देखें F डॉट ds, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरह से सिमिलरली अगर घूमते जाएगा, ऐसे घूमते जाएगा, घूमते जाएगा, घूमते जाएगा। ठीक है, घूमने से ऐसे घूमेगा तो क्या होगा यहाँ पे F डॉट ds इस तरह से आप निकालते जाओगे। ठीक है, F डॉट ds। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी होंगे आपका क्या होगा? जीरो आएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। तो मैंने क्या बोला था? फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स होता है इसे हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स भी बोलते हैं। बाय द वे मैंने ये बताया कि एक चार्ज यहाँ पे है q1, दिस इज q2, तो आपका जो फोर्स होगा, जो आपका ये देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री। तो जहाँ भी अगर इस पॉइंट से आप घूमोगे तो यहाँ पे देखोगे कि इसके कारण जो फोर्स लग रहा है सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मालूम चला कि ये पोटेंशियल एनर्जी भी प्रेफर करता है। यहाँ से आपको ये मालूम चल गया कि ये जो है फोर्स जो है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये पोटेंशियल एनर्जी भी अपने पास रखता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये तो कुछ फीचर्स बता दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा और जानते हैं। यहाँ पे फोर्स के बारे में हम लोग जान लिए। ये जान लें कि फोर्स जो होता है वो कि आपका यहाँ तक आपने देख लिया कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, दैट मीन्स फोर्स k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे k का वैल्यू क्या होता है वो भी आपको जानना है। k इज इक्वल टू क्या होता है? इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। और इसका वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है उसका वैल्यू कितना होता है। और दूसरी चीज़ k इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? इसको बोलते हैं
एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, ये अगर इस पे ये लगा दिए तो ये नॉट हो गया, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, एप्सिलॉन का वैल्यू जो होता है ये होता है 8.85 इंटू 10 द पावर 8 इंटू 85 इंटू 10 द पावर -12, ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एक इससे रिलेटेड, हाँ, अब ये तो हो गया कि यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसको क्या बोलते हैं। दूसरी चीज़ और भी याद रखें कि एप्सिलॉन नॉट है, ये है क्या, ये परमिटिविटी है, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बट एप्सिलॉन नॉट जो है वो किसके लिए है, एयर के लिए और वैक्यूम के लिए, ठीक है, एयर और वैक्यूम, इसके लिए ये है परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर ये तो बात हो गई कि जब ये जो चार्ज हैं किसी एयर में है या किसी मीडियम में वैक्यूम में है, उसके लिए ये चीज़ मेरे को पता चल गया। अब अगर यही चीज़ अगर दो चार्ज किसी दूसरे मीडियम में हो तो कैसे उसको हम जानेंगे, तो उसके लिए चलते हैं आगे की तरफ। तो इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। तो अगर अब आगे चलते हैं हम लोग किसके लिए, इन एयर के लिए हो गया, इसके लिए अब हम मीडियम के लिए चलते हैं। किसी मीडियम में बाय द वे अगर कोई भी चार्ज होगा, अगर दो चार्ज, आप सोचो दो चार्ज को पानी में हम वाटर में रख देते हैं, मीडियम बोले तो वाटर में ले लिए, ठीक है। तो ये परमिटिविटी है क्या, वो कहने का मतलब है कि जो चार्ज होगा उसके के कारण कितना फोर्स पेनिट्रेट करेगा, है ना, कितने चार्ज होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट करेगा, उसी को बोलते हैं, उसी के लिए ये एप्सिलॉन नॉट आया है, ठीक है। ये मीडियम के लिए अब हम चलते हैं। तो मान लो दो चार्ज हैं आपके पास Q1 Q2, ठीक है, इसको क्या कर लें, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इसको क्या करें हम डिस्टेंस पे रखें, RD डिस्टेंस पे है, उससे कोई लेना देना नहीं, सेम चीज़ है, प्रोसेस सेम है, बस ये क्या हो गया वाटर में ये रख दिए। उससे क्या होगा, वाटर के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो डाइपोल क्रिएट करेंगे हर चार्ज के पास, क्योंकि उसके पास मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होने के कारण इस पे क्या करेगा, डाइपोल होगा। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से वो डाइपोल, है ना, ये क्या होगा, पोलराइज करेगा, मतलब चार्ज को पोलराइज करेगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इससे क्या होगा, आप सोचो इधर भी वही काम होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये इस चार्ज पे भी ये नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब कि पोलराइज किया, चार्ज को पोलराइज किया, जिससे ये डाइपोल क्रिएट हुआ। डाइपोल क्रिएट होने से क्या हो गया कि ये देखिए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको तो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये जो है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव चार्ज था इसको क्या करेगा, इसको क्या करे, अट्रैक्ट करेगा। तो जो रिपल्सिव फोर्स होगा, वो जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसके कारण क्या होगा, जो फोर्स होगा बिटवीन चार्ज डिक्रीजेस, क्या होगा, डिक्रीजेस करेगा। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहली बात ये हो गया। इसमें क्या होगा, तो इसके लिए क्या किया गया, इसमें एक चीज़ आ गया एप्सिलॉन नॉट के लिए कि इसमें हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी लेते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट R, ये क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम,
ठीक है, तो ये होता है। इसमें आपको ध्यान में ये भी रखना है कि जो एप्सिलॉन नॉट है वो ग्रेटर होगा हमेशा एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन है वो ऑलवेज ग्रेटर होगा एप्सिलॉन नॉट से। तो यहाँ से जो एप्सिलॉन होगा वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसका जो परमिटिविटी होगा, मान लीजिए ये मीडियम, मान लो उसमें वैक्यूम में था तो उसका जो परमिटिविटी था वो क्या था, एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जैसे किसी मीडियम में आ गया तो उसका परमिटिविटी कितना है, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन जो होगा वो हमेशा एप्सिलॉन नॉट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए ये क्या होगा, अट्रैक्टिव जो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स को क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से परमिटिविटी आया। तो इसके बीच, इसके कारण जो फोर्स होगा दोनों मॉलिक्यूल्स में, जो फोर्स होगा वो क्या होगा वो देखते हैं। तो जो अब मान लीजिए दो चार्ज हैं, तो ये जो फोर्स होगा वो हो जाएगा K डैश, ठीक है, K डैश Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे K डैश क्या है, K डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है ना। K डैश क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम डाल देंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब एप्सिलॉन के जगह पे हम ये यूज कर सकते हैं, यानी कि F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स इन मीडियम, किसी भी मीडियम पे वो ये होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा किसी भी मीडियम में वो ये होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल क्या है कि आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, Q1 Q2 Q3, ठीक है। इसका नाम वर्टिस का A B C, ठीक है। और कह रहा है, तो मेरे को बोल रहा है ये सारे जो, एक चीज़ और यहाँ पे दे चुका है कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू, ये Q के बराबर है। किसके बराबर है, Q के बराबर क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, मेरे को क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द फोर्स बाय चार्ज find the force on charge Q which is at centroid of, which is at centroid of triangle, centroid of इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो मेरे को क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड करना है फोर्स, जो कि फोर्स बाय चार्जेस, जो चार्ज है उसके कारण एक फोर्स बताना है जो कि इसके क्या है, सेंट्रॉइड पे एक Q चार्ज है बैठा हुआ, ठीक है। तो उस पे इन तीनों के कारण कितने फोर्स लग रहे हैं, इन तीनों के कारण कितने फोर्स हो, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको यहाँ से तो ये दिमाग में आ गया होगा, इसके कारण इधर एक फोर्स लगेगा F1, ठीक है, इसके कारण इधर एक फोर्स लगेगा, ठीक है ना, हमेशा लाइन ज्वाइनिंग तो होगा, ठीक है। तो इसके कारण इधर एक फोर्स लगेगा F2, ठीक है, इसके कारण फोर्स लगेगा, तो इधर साइड फोर्स लगेगा F3, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये कितने जो फोर्स लग रहे हैं वो क्या हैं और कितने होंगे, तो ये थोड़ा सा है, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ और बताना भूल गए
कि इसमें सुपरपोजिशन थोड़ा आपको याद रखना होगा। सुपरपोजिशन इन द सेंस कि किसी भी नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज के कारण किसी एक पॉइंट चार्ज पे जब भी फोर्स लगेगा तो जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस। ठीक है, क्या होता है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको ये निकालना है। तो पहला चीज़ आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी आना चाहिए। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता क्या है कि पहला चीज़ कि जो सेंट्रॉयड होता है वो अपने में टू, ये इसको जो ये पॉइंट है ये है मीडियन। मीडियन जो होता है एक दूसरे से बाइसेक्ट करता है और वो क्या बनाता है, सेंट्रॉयड बनाता है। और जो मीडियन बाइसेक्ट होता है वो 2:1 रेशियो में, मान जब अगर इसको मान ले ये डी पॉइंट, इसे ओ पॉइंट मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो AD जो है ना वो मीडियन है। इसी तरह से ये OC भी जो है ना ये मीडियन है। ठीक है, तो ये जो मीडियन होता है ना AD, बोले तो AO/OD, ये 2:1 रेशियो में डिविजिबल होता है। किस रेशियो में, 2:1 रेशियो में। तो और दूसरी बात, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये जो टोटल एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा, यहाँ भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। दूसरी बात तो आपको ये भी याद रखना है कि ये सारे क्या होंगे, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। दूसरी चीज़, एक चीज़ और याद रखिए आप मैथमेटिक्स के तौर पे कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वही एंगल बाइसेक्टर होता है। मीडियन इज इक्वल टू एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना, दोनों सेम होते हैं। दैट मीन्स कि ये जो 60 डिग्री है वो इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये 30 डिग्री होगा। अब इसको अगर AD के उलंग AD इज इक्वल टू लिखा जाए, AD इज इक्वल टू इसको, इस AC को अब मान ली कि इन सब का लेंथ L है, ठीक है, तो इसका अलोंग AD ये क्या हो जाएगा, AC cos 30 डिग्री। ठीक है, AC आपको पता है L है और cos 30 कितना होता है आपको मालूम होगा, √3/2 कितने होते हैं। तो ये हो गया आपका AD। अब मेरी बात, अब ये देखें कि यहाँ पे OD कितना होगा या OA इज इक्वल टू कितना होगा। OA इज इक्वल टू, देखो रेशियो के बात करें तो जिसका निकालना है तो इन दोनों का सम कितना हो, पहले तो जिसका डिस्टेंस निकाला, OA इज इक्वल टू 2 + 1 ऑफ AD, ये हो जाएगा आपका। बोले तो 2/3 AD। ये रेशियो के तरीके हैं कि रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं ना, 2:1 रेशियो, तो इसका बोले कि AO कितना होगा, तो 2/3 AD। ठीक है, तो ये चीज़ होगा। तो बोले तो 2/3 AD, बोले तो 2/3 इंटू √3/2 L, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। इससे इसके बाद क्या मिलेगा आपका, ये यहाँ से आपको मिल गया OA इज इक्वल टू 1/√3 L। देखिए √3 से 3 कट करेगा, √3 बोलो तो L/√3। अब हम एक एक करके फोर्स निकाल देंगे। फोर्स क्या हो जाएगा, बोले तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन, बोले तो इसका डिस्टेंस OA का डिस्टेंस कितना है, 1/√3 L। बोले तो यहाँ से क्या होगा, 3Q1 अपॉन L²। ठीक है, सिमिलरली ये मालूम होना चाहिए कि ये जब 2:1 रेशियो डिवाइड हो रहा है तो ये भी 2:1 रेशियो में, तो यहाँ पे भी जो फोर्स होगा F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 अपॉन L/√3 का होल स्क्वायर। बोले तो 3Q1 अपॉन L²। ठीक है, तो इसका मतलब F3 भी सेम होगा, हाँ बिल्कुल सेम होगा। क्या होगा, 3Q, यहाँ पे Q1 था, यहाँ पे Q2 हो जाएगा, यहाँ पे Q3 अपॉन L²। तो इस तरह से आप, मेरे को क्या था, फोर्स निकालना था कि इस पे फोर्स, मेरे को नेट फोर्स नहीं बोलना था कि इसमें फाइंड करना था फोर्स कितने लग रहे हैं। तो फोर्स F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, बस हमने निकाल दिया यहाँ पे कि फोर्स F1 F2 F3 कितने लग रहे हैं।
ठीक है। यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला कि नेट फोर्स बताइए कि इस पॉइंट पे कितना लग रहा है, ठीक है। तो वो जब हम सुपर पोजिशन बताते तो आपको बताते, लेकिन आपको सिंपल इतना ध्यान में रखना है।